नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज की तारीख में खूबसूरत दिखना हमें लगता है सभी चाहते हैं, लेकिन शरीर पर कई बार अनचाहे बालों से लोग परेशान होते हैं। ऐसे में शरीर पर अनचाहे बालों को हटाने के लिए तमाम तरह के उपायों को भी अपनाया जाता है। पैर, चेहरे समेत शरीर के कई अंगों में मौजूद बाल कई बार देखने में अच्छे नहीं लगते। लोग शरीर पर मौजूद अनचाहे बालों को हटाने के लिए, दागों को हटाने के लिए, पिंपल्स को हटाने के लिए लेजर तकनीक का सहारा लेते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लेजर तकनीक वास्तव में है क्या इस प्रक्रिया से बालों से निजात पाया जा सकता है या फिर दाग धब्बों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। तो वास्तव में लेजर ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या सावधानी है या फिर क्या कोई साइड इफेक्ट भी होता है। लोगों के मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल हर दिन उठते रहते हैं। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दुर्ग से कॉस्मेटिक सर्जन दीपक कोठारी। दीपक जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दीपक जी, जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम के शुरुआत में ही कही, सुंदर दिखना हर कोई चाहता है और सभी का अधिकार भी है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं ना चाहते हुए भी, जैसे अनचाहे बाल चेहरे पे आ गए, आपके ठुड्डियों पर आ गए, आपके दाग बहुत ज़्यादा हो गए, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस तो ख़त्म होता ही है और अजीब भी लगता है। तो ये आप मुझे बताइए कि इस पे लेज़र ट्रीटमेंट का जो आपने जिक्र किया, तो ये वास्तव में लेज़र है क्या? लेज़र एक प्रकार का एक एनर्जी डिवाइस है, समझिए, जो हम मशीन एक लेज़र प्रोड्यूस करती है। लेज़र के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ बोलते हैं हम लोग, जैसे 1094, 1470, 980 ऐसे वेवलेंथ्स होते हैं। ये वेवलेंथ्स क्या करते हैं, ये शरीर के कुछ भागों को टारगेट करते हैं। कुछ वेवलेंथ्स शरीर के कुछ भाग ही ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। जैसे बालों की बात करें तो जब हम लेज़र बालों पे देते हैं तो ये टारगेट बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं जो डीप में, उनको करते हैं। दाग धब्बों की बात करें तो पिगमेंट, कुछ लेज़र जो होते हैं जो ब्लड के पिगमेंट्स को, जो ब्लड के सेल्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं। कुछ लेज़र्स होते हैं जो कि गहरे दाग या जो ना पिगमेंटेशन बढ़ाते हैं, मेलानोसोम्स बोलते हैं उनको टारगेट करते हैं। तो लेज़र का काम होता है लाइट स्पेसिफिक एमिशन, मतलब वो स्पेसिफिक लाइट उसी जगह पे जाके उन चीज़ों को टारगेट करेगी जिनको उनको करना है और बाकी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि लेज़र रेज के माध्यम से काम किया जाता है, तो जो लोग नहीं जानते उन्हें लगता है कि लेज़र, इसका मतलब उसमें से कोई करंट जैसी चीज़ें निकलेगी या बहुत लाइट निकलेगी, स्किन को बर्न कर देगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है लोगों के मन में जानना, जिसको लेकर कई बार वो डॉक्टर के पास जाते भी नहीं है। मुझे लगता है आपको ये बताना चाहिए कि लेज़र वास्तव में कैसे काम करता है। हाँ, ये बहुत सारी मिथ्याएं हैं लेज़र के लिए कि एक मिथ्या है कि सारी चीज़ें लेज़र से ठीक हो सकती हैं, और दूसरी मिथ्या है कि लेज़र बहुत नुकसान करता है, स्किन को बहुत डैमेज करता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेज़र अगर हम किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो उसी चीज़ के लिए यूज़ होगा, वो बाकी चीज़ों में टारगेट करता ही नहीं है। अगर हम पिगमेंट के लिए लेज़र यूज़ कर रहे हैं तो वो पिगमेंट को ही टारगेट करेगा, वो शरीर के किसी और भाग को टारगेट नहीं करेगा। तो इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, बशर्ते ये है कि उसको ठीक से यूज़ करें। सही जगह पे सही लेज़र का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बालों में हम करते हैं जब लेज़र को यूज़, तो हम वो बालों को टारगेट करता है, लेकिन अगर उसके साथ में करंट जैसा लगता है, एक एनर्जी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा एक सेंसेशन होता है, बट वो पेनफुल सेंसेशन नहीं रहता है। उसमें कूलिंग करके वो सेंसेशन कम हो जाता है, ना वो स्किन को जलाता है, अगर हम सही मात्रा में एनर्जी दें। पर हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी मात्रा में अगर एनर्जी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा दी जाएगी तो वो बाकी चीज़ों को भी नुकसान पहुँचाएगा। लेज़र का डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा उपयोग हमको लगता है आज के समय में सौंदर्यीकरण के लिए, यानी कि खूबसूरती के लिए किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग किस किस तरीके से और कौन से पार्ट को टारगेट करते हैं? हाँ, हम लोग सबसे ज़्यादा लेज़र्स यूज़ करते हैं। एक तो चाहे बाल जो होते हैं चेहरे में, खासकर फीमेल्स में कुछ हार्मोन डिसीज़ या उनकी वजह से उनके जहाँ खासकर ये लिप्स में या चिन में या साइड में जो बाल होते हैं वो टारगेट करने के लिए। अंडर आर्म्स के बाल भी बहुत अच्छे से जाते हैं लेज़र से, प्राइवेट पार्ट्स के बाल भी बहुत अच्छे से जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो लेज़र्स होते हैं ये स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं फॉलिकल्स को। तो धीरे धीरे इनकी मल्टीपल सेटिंग्स के साथ ये फॉलिकल्स को बर्न कर देते हैं, जिससे कि बाल आने कम हो जाते हैं। तो ये बहुत अधिक मात्रा में रिडक्शन करते हैं। दूसरा जो लेज़र टारगेट होता है वो होता है पिगमेंट के लिए, उसको बोलते हैं एनडी-आर्क लेज़र। वो ये करता है कि वो पिगमेंट जो होते हैं, जैसे अगर कुछ मार्क्स, बर्थ मार्क्स हैं, जो जन्मजात निशान हैं, उनके पिगमेंट्स को टारगेट करके उनको धीरे धीरे बॉडी
एब्जॉर्ब करके गला लेती है। तीसरा होता है लेजर टैटू के लिए, जो आजकल लोग बहुत होड़ में टैटू बना रहे हैं, तो वो टैटू के पिगमेंट्स को टारगेट करता है। चौथा होता है लेज़र सुंदरता के लिए, जैसे एक्ने के जो निशान होते हैं, जो शरीर में गड्ढे हो जाते हैं, ओपन पोर्स बोलते हैं, साथ में पिगमेंटेशन, मेलाज्मा वगैरह जो बोलते हैं, उसमें ये लेज़र जो होता है ये स्किन के वाटर को टारगेट करता है जो, और एक लेयर ऑफ स्किन को रिमूव करता है। तो जो नया जो स्किन आता है वो बहुत फ्रेश स्किन आता है, और उसका इफेक्ट जो आता है एकदम रेजुनेटेड स्किन, मतलब ये एंटी एजिंग लेज़र बोलते हैं इसको हम लोग एक्चुअली। इसके अलावा डॉक्टर साहब ये जो यूज़ होता है लेज़र, जैसे कि मान लीजिए हेयर के लिए यूज़ होता है, तो क्या इसे ये एक बार में परमानेंट हो जाता है या फिर इसके लिए कई बार बहुत सारी सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, हर एक लेज़र में आपको सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी लेज़र एक बार में कभी असर नहीं करेगा। जैसे हेयर के लिए हम लोग बोलते हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप के हेयर्स होते हैं, थिक हेयर्स, थिन हेयर्स, पतले हेयर, मोटे हेयर। इंडियन हेयर्स बहुत अलग हैं फॉरेन हेयर्स के, क्योंकि अपने थिक हेयर्स होते हैं, अपने डार्क ब्लैक हेयर्स होते हैं, तो उनके जो फॉलिकल्स होते हैं जो अंदर, वो भी बहुत बड़े होते हैं। तो हम लोग जनरली बोलते हैं 7 से 8 सेटिंग्स लगता है। एवरी मंथ हम एक सेटिंग को रिपीट करते हैं। वो उस एक सेटिंग में हम लोग फॉलिकल्स को टारगेट करते हैं तो थोड़े बाल कम होते हैं, फिर नेक्स्ट सेटिंग में आएंगे तो थोड़े बाल और कम होंगे, फिर नेक्स्ट आएंगे तो थोड़े और कम होंगे, ऐसे करके इसको टारगेट किया जाता है। 8 सेटिंग के बाद बहुत मेजर रिडक्शन आ जाता है बालों में, और वो फिर नहीं आते हैं। बिल्कुल, यही मैं अगला सवाल करना चाह रही थी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि लेज़र ट्रीटमेंट कर देने के बाद और उसको छोड़ दिया जाए तो वापस वो हेयर जो है वो ग्रोथ कर जाते हों? अगर हार्मोनल इफेक्ट्स हैं या कुछ बॉडी में है तो थोड़े चांसेस रहते हैं कि वो ग्रोथ कर जाए। तो उसके लिए हम लोग टचअप प्रोसीजर बोलते हैं कि मतलब एक बार पूरा रिडक्शन हो जाए, फिर 6 महीने या 1 साल बाद आके आप एक आध सेटिंग उसका जो बाकी जो थोड़े बहुत बाल आ रहे हैं उसका रिडक्शन करा लीजिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ये पूरी तरह से गायब नहीं करता है, पर ये बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देता है। अच्छा, क्या इसके लिए कोई लिमिटेशन है या कोई कैटेगरी है कि भाई ये करा सकता है, ये नहीं करा सकता? ये भी आप बताइए कि किन लोग इसको करवा सकते हैं। इसमें पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत थिक हेयर्स वालों का हेयर बहुत जल्दी नहीं जाता है। उसका जो टारगेट होता है उसके लिए हमको 2-3 अलग अलग वेवलेंथ और 2-3 अलग अलग टाइप के लेज़र यूज़ करने पड़ते हैं। वाइट हेयर्स लेज़र से बहुत मुश्किल से जाते हैं, क्योंकि वाइट हेयर्स के जो फॉलिकल्स रहते हैं वो लेज़र टारगेट नहीं कर पाता, रीड नहीं कर पाता है, तो वाइट हेयर जाना बहुत मुश्किल है। तो ओल्ड एज में जिनको वाइट हेयर्स रिमूव करने हैं उनके लिए मुश्किल होता है। अदरवाइज ब्लैक हेयर्स के लिए इसके लिमिटेशंस नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। आजकल बहुत एडवांस लेज़र्स आ गए हैं जिससे कि हम लोग इसको कम कर सकते हैं। एज का कोई मैटर नहीं है डॉक्टर साहब? एज का मैटर जनरली हम लोग प्रेफर बोलते हैं कि आफ्टर 13 to 15 ईयर्स से अप टू 60 ईयर्स तक कराया जा सकता है। अच्छा, इसके कोई साइड इफेक्ट कि जब आपने लेजर करवाया हेयर रिमूवल, चाहे कि अपर लिप्स है या जो भी चीजें हैं, उसके सावधानी रखने की जरूरत होती है या कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत होती है। हर लेजर के बाद हमको एक सावधानी रखनी है कि धूप से थोड़ा बचना है। लेज़र को उस एनर्जी में ही देना है। अगर हमने ज़्यादा एनर्जी दी तो ये साइड इफेक्ट हो सकता है कि साइड का स्किन थोड़ा बर्न हो सकता है, क्योंकि वो लेज़र वहाँ बाजू के उसमें जाएगा। तो एनर्जी जितनी दे रहे हैं वो बहुत ध्यान में रखना है। तो हम लोग स्टार्ट थोड़े कम एनर्जी से करते हैं, जैसे जैसे पेशेंट टॉलरेट करता है फिर हम उस हिसाब से एनर्जी बढ़ाते हैं। और ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है हेयर रिमूवल का। तो क्या कई बार क्या ऐसा है कि लेजर करने के बाद अगर सावधानी नहीं है किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है स्किन में? हाँ, लेजर इन्फेक्शन में लेजर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को स्किन में एक्टिव इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, खासकर हर्पीस से कॉन्ट्राइंडिकेशन है लेजर का, तो वैसे पर लेज़र करने के बाद इन्फेक्शन हमने नहीं देखा है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया कि एनर्जी बहुत ज़्यादा दे दी गई और वो जल गया स्किन, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, पर वो प्रिकॉशन हम लोग पूरी तरह से लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही जगह जाके लेज़र कराएं। आजकल पार्लर्स में भी बहुत लेज़र हो रहे हैं ये वो, बट वो लोग को एनर्जी का ध्यान नहीं रहता है और फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर लेज़र जो इतना अच्छा प्रोसीजर उसकी बदनामी ज़्यादा होती है। अच्छा, लेज़र जब किया जाता है डॉक्टर साहब, तो जैसा कि आपने बताया कि स्किन सेंसिटिव होगी, 2-3 दिन ध्यान रखना है, तो क्या ये लेज़र से जो लालपन होता है क्या ये दाग में तो नहीं बदल जाता? कि उससे जुड़ी समस्या तो नहीं होती? नहीं, सही मात्रा में लेज़र में लालपन होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो दाग में बनने की संभावना बहुत ही कम, 1% से भी कम रहती है। वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। एक जैसे चोट लगती है तो हल्का सा निशान लाल होता है, वैसे ही वो लाल अपने आप जैसे चला जाता है वैसे ही लेज़र में भी चला जाएगा जी। इसके अलावा हेयर से बाद में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुंदरता का जो विषय है वो ये है कि दाग धब्बे। चेहरे पे कई तरीके के दाग धब्बे, यंग एज के जो बच्चे हैं उनमें पिंपल्स की बात होती है, पिंपल्स भी बहुत तरीके के आते हैं। उसके बाद में पिगमेंटेशंस बहुत ज़्यादा होता है, पिगमेंटेशन भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये लेज़र कितना कारगर है इन सभी तकलीफ़ों में?
मैं दोनों की बात अलग अलग करूंगा। एक तो एक्ने के पिंपल्स से रिलेटेड जो लेज़र होता है और जो स्किन के रिंकल्स ओवरकम करने के लेज़र होता है वो एक, और दूसरा जो पिगमेंटेशन वाला लेज़र होता है वो अलग। दोनों अलग अलग लेज़र है। ये जो एक्ने वाले जो होते हैं, एक्ने जो होने के बाद क्या होता है, एक्ने धब्बे छोड़ जाता है, एक्ने चेहरे में छोटे छोटे गड्ढे छोड़ देता है और पोर्स को छोड़ देता है, जो ओपन पोर्स हम लोग बोलते हैं। वो ओपन पोर्स क्या करते हैं, एक अनइवन सरफेस बनाते हैं। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं इसके लिए वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेज़र होता है, CO2 लेज़र। ये कार्बन डाइऑक्साइड की रेस को चेहरे पे देता है, जिससे कि जो पानी जो होता है सेल्स का वो उसको टारगेट करता है, पानी को सुखा देता है। तो 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, एक ऊपर का जो लेयर होता है स्किन का, एपिथेलियम लेयर बोलते हैं, वो होता है, जल जाता है, मतलब पूरा जल के अलग हो जाता है, बहुत अच्छे रूप में अलग होता है। और नीचे से नया स्किन आता है। जो नया स्किन आता है वो गड्ढों को प्लेन करता है, इवन करता है, क्योंकि उसमें जो कोलेजन जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं गड्ढों के, वो सीधे सीधे बनते हैं। तो अगर 4 से 5 सेटिंग्स हम कराते हैं एक्ने स्कार्स के लिए, तो फेस बहुत मात्रा में प्लेन हो जाता है। जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी रहते हैं, पिट्स बोलते हैं, वो सब बहुत अच्छे से प्लेन हो जाते हैं। अच्छा, ये जो पिंपल्स हैं डॉक्टर साहब, वो भी देखिए कई तरीके के होते हैं। कुछ पिंपल्स तो चेहरा ही खराब देते हैं, बड़ी बड़ी गठानों के जैसे होते हैं। तो क्या जिस दौरान ये पिंपल्स है यंगस्टर में, उस दौरान इसमें ट्रीटमेंट किया जा सकता है कि उसको दबाया जा सके या उसको ठीक किया जा सके? ट्रीटमेंट वाले पार्ट में काम करता है क्या लेजर? अगर वो बहुत बड़े बड़े पुस्टुलर पिंपल्स वो जो बोलते हैं, जो कि एकदम बड़े बड़े गठाने बनाते हैं, उन गठानों को स्पेसिफिकली एक CO2 लेज़र से निकाला जा सकता है। पर जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं, अगर छोटे छोटे एक्ने हैं या नोडुलर एक्ने जो बोलते हैं वो हो रहे हैं, तो उनको पहले कंट्रोल करते हैं दवा दे के या पील्स लगा के। वो कंट्रोल होने के बाद उससे जो दाग रहता है उसको फिर लेज़र से ठीक किया जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है पिंपल्स के दाग के बाद, अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, कि वो है पिगमेंटेशन, जिसको झाई कहा जाता है। पहले के समय में ये था कि झाई जो है वो अलग एक पैच में होती है प्रेगनेंसी के समय या दूसरे किसी कारण से, और वो ठीक भी हो जाती थी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पिगमेंटेशन की बहुत सारी प्रकार है। कई जगह ये है कि पूरे फेस में भी अलग अलग फैला हुआ है। तो क्या ये संभव है, क्योंकि पूरे फेस में अगर फैला है पिगमेंटेशन या पर्टिकुलर किसी एरिया में है, तो ये कैसे लेजर काम करेगा? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये वो है कि प्रेगनेंसी या उसी में होती है झाई। झाई का सबसे कॉमन कारण है ये सनबर्न जो होता है। सनबर्न झाई के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जितना ज़्यादा सन एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा फेस सेंसिटिव होगा, उतना ज़्यादा उसमें पिगमेंटेशन आएगा, क्योंकि जो सन की जो किरणें हैं वो सेल्स को बढ़ावा देती हैं पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें लेज़र बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सारे जो नॉर्मल पिगमेंट्स हैं उनको नहीं टारगेट कर सकते। हमको वही पिगमेंट्स को टारगेट करना है जो कि इसको बढ़ा रहे हैं, इस पे जो हाइपर पिगमेंटेशन या जो दाग धब्बे जो बढ़ा रहे हैं, झाई को जो बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बहुत पेशेंट रहना पड़ता है। पेशेंट लोग क्या करते हैं कि 2 या 3 बार में बोलते हैं हमको रिजल्ट चाहिए। हम लोग ये समझाते हैं कि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ट्रीट करना, पर ये ट्रीटेबल है। मेलाज्मा या झाई जो बोला जाता है, इसके लिए 9 से 10 सेटिंग लगती है। रेगुलरली आप महीने में सेटिंग कराएंगे तो 10 महीने बाद बहुत अच्छे से आपका चेहरा एकदम क्लीन हो जाएगा और झाई नहीं के बराबर रहेगी और नहीं दिखेगी। और उस बाद में भी उसके प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। हमको सन से बचना ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग देते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स देते हैं और अच्छे से सनस्क्रीन्स लगाने की सलाह देते हैं, जिससे कि आपको दोबारा नहीं हो ये। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं दागों पर चर्चा कर रही थी, चाहे वो पिगमेंटेशन है या पिंपल्स हैं, लेकिन इसके अलावा देखिए कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड आजकल टैटू का हम देख रहे हैं कि टैटू जो है वो यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा बनवा रही है। लेकिन एक समय के बाद आप देखिए कि फिर उससे मोह भंग होता है और वो चाह के भी टैटू को हटवा नहीं पाते। तो क्या ऐसे केसेस में ये लेज़र कुछ करता है क्या? हाँ, लेज़र टैटू का एकमात्र बिना दाग दिए ट्रीटमेंट अगर है तो वो लेज़र ही है। ये होता है Nd:ARC लेज़र बोलते हैं। ये डबल वेवलेंथ का लेज़र होता है, जिससे जो कि टैटू में जो पिगमेंट यूज़ होता है, जो इंक यूज़ होती है, ये रेज उसको टारगेट करती है। ये क्या करती है, वो जाके वो पिगमेंट्स को बर्स्ट कर देती है। फिर जो शरीर के मैक्रोफेजेस करके सेल्स होते हैं शरीर में, वो उन पिगमेंट्स को खाते हैं और उसको नष्ट करते हैं। तो मल्टीपल स्टेजेस में ये टैटू को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। इसमें भी अलग अलग कलर का अलग अलग स्टेजिंग लगता है। जैसे बताओ, मोस्टली जो टैटूज़ बनते हैं वो डार्क ग्रीन टैटूज़ बनते हैं या ब्लैक टैटूज़ बनते हैं जो टैटू आर्टिस्ट बनाते हैं। ये दोनों लेज़र के लिए बहुत अच्छा टारगेटेबल थिंग है। लेकिन उसमें अगर रेड कलर पिंक कलर मिलाया जाता है तो उसके लिए फिर हमको अलग एनर्जी डिवाइस लगती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक कलर को लेज़र टारगेट करता है। तो अगर पिंक टैटू है या रेड टैटू है तो उसके लिए हमको अलग लेज़र यूज़ करना पड़ेगा, उसके सेटिंग्स भी ज़्यादा लगेंगे।
पर हम लोग ये बोलते हैं 8 से 10 सेटिंग्स में आप टैटू को पूरी तरह हटा सकते हैं, उसका कोई दाग भी नहीं दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। तो जिन लोग टैटू बनाने के शौकीन हैं वो टैटू आराम से हटवा भी सकते हैं और फिर से टैटू बनवा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बस पैसे खर्च करने होंगे आपको, क्योंकि एक बार आपको टैटू के लिए पैसे खर्च करने हैं, दोबारा लेज़र ट्रीटमेंट के लिए। इसमें और कौन कौन से तरीके के जो दाग हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि आप देखिए शरीर में कई तरीके से है, बर्थ मार्क भी है, कई बार एक्सीडेंट की वजह से है या कई ऑपरेशंस हुए हैं उसके हैं, तो क्या किन दागों पर ये काम करता है बहुत अच्छे से? लेज़र बर्थ मार्क्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। जो नेवर्स बोलते हैं या जन्मजात निशान बोलते हैं, जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं चेहरे में, शरीर में कोई भी भागों में, उसको भी ये टारगेट करता है। और लेज़र के किसी का पूरा आधा चेहरा एक अलग कलर का रहता है, आधा चेहरा अलग कलर रहता है, उसमें हम लोग फुल फेस लेज़र करते हैं जिससे कि दोनों एकदम समान हो जाते हैं। दूसरा जो लेज़र टारगेट करता है, जैसे जलने के बाद या चोट लगने के बाद जो स्कार हाइपरट्रॉफी या स्कार मोटा हो जाता है, जो निशान रहता है वो मोटा हो जाता है, वो भी जो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र मैंने बताया था आपको, वो भी यही करता है। वो जो स्कार जो मोटे होते हैं इसका कारण होता है कोलेजन जो बनते हैं, वो अलाइनमेंट जो सीधा रहना चाहिए वो ऐसा टेढ़ा हो जाते हैं, उसको ये टारगेट करके सीधा करता है। तो इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है ये लेज़र। इसके भी सेटिंग्स अगर अच्छे से कराएं तो ये दाग बहुत प्लेन हो जाते हैं और शरीर के रंग के साथ मैच कर जाते हैं। तीसरा जो एक होता है जो बर्थ मार्क, वेस्कुलर मार्क्स बोलते हैं, जो लाल धब्बे होते हैं, जो खून की नसें हैं जो बढ़ जाती हैं, छोटी छोटी नसें, कैपिलरीज जो बढ़ जाती हैं, नाक वगैरह के पास जनरली ज़्यादा देखने को मिलता है, नाक या चेहरे में, उसको भी लेज़र से वो करा जा सकता है। वो ब्लड वेसल्स को टारगेट करता है, उसके सेल्स को टारगेट करता है और वो पूरे तरह से वो लेजेंड्स को भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल। चूँकि डॉक्टर साहब इसमें हम दाग धब्बे हटाने पे बात कर रहे हैं, तो मार्केट में, मेडिकल में बहुत सारे ऐसे क्या मेडिसिन या क्रीम है जिसकी वजह से दाग धब्बे हटाने की बात की जाती है, तो ये जो क्रीम होती है क्या इससे दाग धब्बे नहीं मिटते? ये कितनी कारगर होती हैं? मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि कोई भी क्रीम पूरी तरह से कारगर होती है। मार्केट में इतने अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा कोई क्रीम नहीं है जो कि स्पेसिफिकली पिगमेंट को टारगेट, क्योंकि जब तक हम उस जगह को उस जो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ को टारगेट नहीं करेंगे तब तक वो क्रीम का एक जनरलाइज इफेक्ट होता है, वो पूरे चेहरे पे या पूरे बॉडी पे लगाने पे उसका एक इफेक्ट अलग रहता है, बट ये सब बहुत इफेक्टिव नहीं रहती हैं। बिल्कुल। दूसरा अगर हम बात करते हैं खास करके लड़कियों में, क्योंकि आजकल जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, फैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ऐसे में अंडर आर्म्स हैं या फिर प्राइवेट पार्ट है, क्या इसमें भी लेज़र काम करता है? बहुत अच्छा काम करता है। अंडर आर्म हेयर परमानेंट हटाने के लिए आजकल ट्रेंड आया है स्लीवलेस ड्रेस पहनने का, ये करने का, तो जो हेयर का जो पार्ट होता है और जो डार्कनिंग का पार्ट होता है अंडर आर्म्स का, ये लेज़र से बहुत इफेक्टिव है। अंडर आर्म डार्कनिंग को हम लेज़र से हटा सकते हैं, पीलिंग से हटा सकते हैं, और हेयर को परमानेंट रिडक्शन बोल सकते हैं कि आपको बार बार शेव करने की या बार बार उस हेयर को हटाने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्राइवेट पार्ट्स के साथ भी है, प्राइवेट पार्ट्स के भी हेयर को बहुत अच्छे से रिमूव किया जा सकता है, उनके जो वहाँ पे जो डार्कनिंग होती है उसको भी लेज़र से हटाया जा सकता है। ऐसे समय में डॉक्टर साहब जो क्रीम है या फिर जो दूसरे प्रिकॉशंस हैं वो कितने ज़रूरी होंगे? उसके बाद प्रिकॉशन बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं तो उस जगह का स्किन भी थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो उस जगह को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर जो लेज़र करते हैं उसके बाद ये प्रिकॉशन देते हैं कि आपको उस जगह को धूप से एक्सपोज नहीं करना है। सबसे ज़्यादा डैमेज सन ही करता है, सन डैमेज सबसे ज़्यादा होता है, धूप सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, तो सन से बचाने की सलाह देते हैं। जब चेहरे का लेज़र जब एक्ने ओवर के लिए करते हैं या दाग धब्बों के लिए करते हैं, तब ये बोलते हैं कि आपको 3 दिन बाद स्किन पील ऑफ होगी, तब तक आपको काफ़ी प्रिकॉशन में रहना है और ये करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सनस्क्रीन को लेकर ये भी कहा जाता है कि वो आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जो लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है, तो ये सनस्क्रीन कितनी कारगर होती है और इसका सिलेक्शन करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सनस्क्रीन के कंटेंट्स होते हैं, तो कुछ कंटेंट्स डेफिनेटली जो मार्केट में है वो पोर्स को ब्लॉक करते हैं, लेकिन मेडिकेटेड सनस्क्रीन जो आते हैं, जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, उनका ऐसा कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। आजकल कम ऑयली सनस्क्रीन आ गए हैं, बहुत सारे मैट फिनिश में सनस्क्रीन्स आ गए हैं, ये सब नहीं करते हैं पोर्स को ब्लॉक, और ये सब लगाना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर फीमेल के पर्स में एक सनस्क्रीन रहना ही ज़रूरी है। बिल्कुल। जहाँ पर आपने बात की दाग धब्बों की और लेज़र ट्रीटमेंट की डॉक्टर साहब, तो स्किन का ट्रीटमेंट वैसे बहुत कॉस्टली होता है, ऊपर से लेज़र की हम बात कर रहे हैं, तो लोगों को ये भी है कि लेज़र ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है और इस बार कई बार वो डॉक्टर को अप्रोच ही नहीं करते, इस बारे में क्या कहेंगे? लेज़र ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है, लेज़र ट्रीटमेंट बहुत रीजनेबल ट्रीटमेंट है। उसकी सेटिंग्स अगर लोगों को ये लगता है लेज़र मशीन डेफिनेटली बहुत कॉस्टली आती हैं, लेकिन हम लोग बहुत
मिनिमम रेट में करते हैं और मिनिमम चार्जेस लेके करते हैं। लेज़र आजकल ये भी हो गया है कि आजकल आप बहुत से पार्लर्स जाएंगे या बहुत से ऐसे नॉन मेडिकल क्लिनिक्स जाएंगे तो भी वहाँ पे होता है, वो लोग करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि लेज़र जो होते हैं, कुछ मशीन्स ऐसी आती हैं जो कि आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगी, और कुछ मशीन्स आती है जो हम लोग स्पेसिफिकली FDA ये जो पार्लर में जो मशीनें होती हैं जिससे लेजर किया जाता है डॉक्टर साहब, उसमें और आप लोगों के मतलब एक डॉक्टर के पास जो लेजर होता है उसमें क्या क्या फर्क रहता है बेसिक, ये आप दर्शकों को जरूर बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पार्लर वाले सर्टिफाइड नहीं है लेजर करने के लिए। लेजर इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि पार्लर वालों को नहीं करना चाहिए। कुछ रेगुलेशंस की वजह से सबने रखा हुआ है और सब एक 5-10 दिन का कोर्स करके आ जाते हैं और करने लग जाते हैं, बट दे शुड नॉट डू इट। उनको नहीं करना चाहिए। ये आपको एक प्रॉपर डॉक्टर के पास रह के ही कराना ट्रीटमेंट ठीक है। पार्लर वालों में मशीन का भी फर्क आता है, क्योंकि बहुत सी मशीन बहुत ऑर्डिनरी मशीन होती है, इनका इफेक्ट नहीं आएगा, पर वो क्योंकि आजकल फैशन के लिए इतने कॉन्शियस है तो लोग जाके करा लेते हैं जैसे, पर वो नहीं कराना चाहिए। मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। जो मेडिकल फैसिलिटी की बात है उसको मेडिकल के अंदर में ही करवाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। काफी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आज आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।